हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आपको अच्छी होंगी, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आज सेकंड डाइल्यूटिव एजेंट के ऊपर होने वाला है। लास्ट क्लासेस तक जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर ये पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि वो अभी इस लेक्चर को ना देखें, ठीक है? क्योंकि इसमें जो मैं बातें बताने वाला हूँ, लॉजिक्स बताने वाला हूँ, कंसेप्ट बताने वाला हूँ, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। कुछ कुछ मैं ऐसे शब्द यूज करूंगा जो आप बोलोगे हैं ये कहाँ लिखे हुए हैं। ये हमारा अपना बनाया हुआ टर्म है बेटा, आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप और कंफ्यूज हो जाओगे और डर जाओगे। इसलिए बेस्ट यही है कि बेटा आप इस लेक्चर को पॉज करिए। बहुत ही क्रिस्टल वे में समझ में आएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल वे में समझ में आएगा। लेकिन आपको डायलूटेड ईपीएस की जो मेरी सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, पहले आपको वो देखनी पड़ेगी शुरू से। बेस्ट तो देखिए ऐसे वो है कि आप मेरी पूरी मार्केट रेशियो से स्टार्ट करिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप मार्केट रेशियो से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आप मेरी डायलूटेड ईपीएस वाली सीरीज से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? चलिए ठीक है। अब जो है, मैं उन मान के चल रहा हूँ जो मेरा ये लेक्चर देखे वो मेरा ऑलरेडी पूरी डायलूटेड ईपीएस या पूरी ईपीएस सीरीज देख के आए हुए हैं, ठीक है? ये डिस्क्लेमर है वरना बेटा देखिए, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो ये आप अपने रिस्क पे। अगर आपको समझ में आ रहा है जैसे तैसे तो फिर ये आप पता नहीं कैसे समझ रहे हैं, लेकिन ठीक है। चलिए आइए, आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो सेकंड डाइल्यूटिव एजेंट के ऊपर होने वाला है। लास्ट क्लासेस तक मैंने जो आपको अब तक कराया वो मैंने आपको कराया कि फर्स्ट डाइल्यूट मैंने आपको बताया हमारे इस एग्जांपल के अंदर 3 डाइल्यूटिव एजेंट है। ये एग्जांपल छोड़ो बेटा, मैंने आपको बोला दुनिया के अंदर पूरी हमारे सीएमए यूएसए के जो सिलेबस है, वैसे तो रियल लाइफ में और भी बहुत चीजें मिलेंगी। ये डाइल्यूटिव एजेंट क्या है बेटा, यही टर्म्स की बात कर रहा हूँ, ये हमारा अपना बनाया हुआ टर्म है। डाइल्यूटिव एजेंट क्या होता है? डाइल्यूटिव एजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट, बैलेंस शीट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर वो होगा तो वो आपके बेसिक ईपीएस को कम कर देगा। मैंने आपको बताया था हमारी बेसिक ईपीएस जो होती है वो बेसिक है, वो ही ओरिजिनल है, वो ही करंट है, मतलब प्योर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। लेकिन हमारी बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसे डाइल्यूटिव एजेंट्स, ऐसे कुछ वाटर्स मतलब पानी हो सकते हैं कि अगर आप उनको यूज करेंगे, मतलब अपने बेसिक ईपीएस के ऊपर डाल देंगे, तो वो आपके बेसिक ईपीएस का जो लेवल है, उसका जो इफेक्ट है उसको कम कर देंगे, मतलब उसके इफेक्ट को डाइल्यूट कर देंगे। इसलिए इसका नाम डाइल्यूटेड ईपीएस है। अब वो कौन से पानी है, कौन से पानी, क्योंकि रियल लाइफ में पानी इज द बेस्ट डाइल्यूटिव एजेंट। अगर आप किसी केमिस्ट्री स्टूडेंट से बात करेंगे तो वो यही बताएंगे कि भाई पानी सबसे बेस्ट डाइल्यूटिव एजेंट है। आप किसी पानी को किसी भी चीज में डाल दो बेटा, वो उसका इफेक्ट कम कर देगा। किसी भी चीज में डाल देना। आप पेंट करते थे बचपन में बेटा, पेंट, अगर आप पेंट की वो डब्बी लेके आएंगे जिसमें पेंट होता था, एक्रिलिक है जो भी है, ऑयल बेस्ड, अगर आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में यूज करेंगे, मतलब पेंट ब्रश अपना डालेंगे और उस पेंट करेंगे, तो वो बिल्कुल थिक होगा, बिल्कुल मस्त होगा बेटा, मतलब उसका प्योर फॉर्म है ना उसका। लेकिन अगर उसी पेंट में बेटा पानी मिला दोगे, तो क्या उसी थिकनेस, उसी विस्कोसिटी और क्या उसी कंसिस्टेंसी के साथ वो पेंट आपका ब्रश करेगा? नहीं करेगा बेटा, उसका इफेक्ट थोड़ा कम आ जाएगा, थोड़ा सा गीला गीला लगेगा। और अगर आप और ज्यादा पानी डाल दोगे तो बेटा जितना वो ब्लैक कलर था, सोचो ब्लैक पेंट है, वो और ज्यादा लाइट होता रहेगा, लाइट 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 लाइट, बिल्कुल ही लाइट हो जाएगा। और अगर आप उस पूरे पेंट को स्विमिंग पूल के अंदर डाल दोगे तो बेटा वो तो पूरा ब्लैक कलर कहाँ गायब हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको क्या लग रहा है छोटी सी शीशी जो पेंट की है उसको आप डाल दोगे स्विमिंग पूल के अंदर, पूरा स्विमिंग पूल ब्लैक कलर का हो जाएगा? नहीं बेटा, गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये इफेक्ट करता है, ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ डाइल्यूशन के ऊपर कि आपने कितना ज्यादा डाइल्यूट करा है पानी से उसको। थोड़ा पानी डालोगे तो इफेक्ट रहेगा, और ज्यादा डालोगे तो थोड़ा इफेक्ट कम हो जाएगा, और ज्यादा डालोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। बचपन में करते थे ना बेटा, वो कलर्स मिलाते थे, ऐसे करते थे। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ की, यहाँ पे भी हमारे जैसे केमिस्ट्री की दुनिया में पानी इज अ बेस्ट डाइल्यूटिव एजेंट, और भी होता है लेकिन पानी को वाटर को बेस्ट मानते हैं, ऐसे ही हमारे फाइनेंस की दुनिया में भी कुछ पानी है, कुछ वाटर्स हैं। ऐसे 3 टाइप के वाटर्स हैं। रियल लाइफ में मैंने आपको फिर बोला, आप मेरी इस बात को पकड़ के मत बैठ जाना कि सैम सर ने बोला है कि 3 ही होते। बेटा आपके सिलेबस में 3 है, वैसे एक्चुअली और भी है, मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। हम सीपीए में उसको ज्यादा डिस्कस करते हैं, और जब मैं सीपीए की बात ही करते हैं, चलो हम वहां पे ज्यादा करते हैं, उसके लिए अलग स्टडी मटेरियल मैंने यहाँ पे रखा भी है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जानबूझ के यहाँ पे 3 ही रखा, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो जब खैर हमारी क्लास ओवर हो जाएगी तब मैं आपको एक बार वो पूरी लिस्ट दिखा दूंगा कि कौन कौन से और भी डाइल्यूटिव एजेंट्स हैं, जैसे ईपीएस आपके डाइल्यूट हो सकती है, ठीक है? तो ऐसे 3 पानी हैं हमारे फाइनेंस की दुनिया के अंदर भी कि अगर आप उनको यूज करोगे, मतलब आपके बैलेंस शीट के अंदर अगर, अच्छा वो एक पहचान भी है, वो जो पानी की मैं बात कर रहा हूं ना, वो तीन पानी आपको कहां मिलेंगे? आप बोलोगे सर ठीक है पानी तो ठीक है, लेकिन ये पानी है कहां?
बेटा वो पानी हमेशा आपको बैलेंस शीट के अंदर मिलेंगे। अगर वो बैलेंस शीट के अंदर आपको बस वो तीन में से कोई भी एक, मैंने बोला तीनों जरूरी नहीं है, वो तीन पानी जो है, मतलब अब बेटा मैंने पानी पानी बहुत बोल दिया, अब आप समझ जाना, मतलब डाइल्यूटिव एजेंट, वो एक डाइल्यूटिव एजेंट है ना, मतलब एक ऐसा एजेंट जो चीजों को डाइल्यूट कर देना, तो वाटर इज द बेस्ट डाइल्यूटिव एजेंट, है ना, क्योंकि वाटर इज एन एजेंट विच कैन डाइल्यूट एनीथिंग, है ना। तो यहां पे हमारे पास भी तीन डाइल्यूटिव एजेंट्स हैं, और वो डाइल्यूटिव एजेंट्स की लोकेशन कहां है, वो बैलेंस शीट में है, वो आपको हमेशा बैलेंस शीट में मिलेगी। अच्छा, क्या तीनों का एक साथ होना जरूरी है, मतलब तभी डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल सकते हैं, मतलब ये जो तीन डाइल्यूटिव एजेंट्स हैं, इन तीनों का एक साथ होना जरूरी है क्या, मतलब तभी ही हमारी ईपीएस डाइल्यूट होगी? नहीं बेटा, इन तीनों का एक साथ होना जरूरी नहीं है, अगर तीनों एक साथ होंगे तो भी ठीक है, तीनों में से एक भी होगा तो भी ईपीएस डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि तीनों डाइल्यूटिव एजेंट है ना बेटा, एक तीनों ही डाइल्यूटिव एजेंट है, मतलब एक भी होगा तब भी वो डाइल्यूटिव एजेंट वाला काम करेगा, बेसिक ईपीएस को आपका कम कर देगा। तो मेरा मान कहना ये है कि अगर आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर, इनकी लोकेशन बेटा बैलेंस शीट में मिलेगी, इनका एड्रेस ये रहते ही यही है, आपको यही रहने को मिलेगा, ऐसा नहीं आप इसको कहीं और ढूंढ रहे, बैलेंस शीट में रहते हैं ये। बैलेंस शीट में अगर आपको इनमें से एक भी दिख गया तो बेटा समझ जाना आपका कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पहले ही से ही समझाया था, यहाँ पे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, हाँ कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स इन द सेंस डिफिकल्ट भी नहीं है, डिफिकल्ट की बात मत करना स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफिकल्ट बोलने लग जाते, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस टेडियस हो गया, थोड़ा टीडियस हो गया बेटा, थोड़ा फटीग आ जाएगा अकाउंटेंट्स को, फटीग फील होने लग जाता है यार, क्योंकि क्या है, लेंदी प्रोसेस हो गया बेटा, डाइल्यूटेड ईपीएस की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लेंदी है, क्योंकि जहां आप बेसिक, आपने अब तक बेसिक ईपीएस पढ़ा, बेसिक ईपीएस निकाल के जब आप आए हो बेटा, वहां से डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन स्टार्ट है, तो अब आप बोलो, अब आपके फेस पे एक्सप्रेशन आ गया, हाँ वही वाला एक्सप्रेशन बेटा, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वही सेम फेस एक्सप्रेशन जो आपके अभी मुंह पे दिख रहा है शक्ल पे, वही बेटा अकाउंटेंट्स के फेस पे दिखा, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि बेटा इतनी मेहनत से तो पहले आप बेसिक ईपीएस निकालते हो, पहले आप आईएसई फाइंड करते हो, नेट में से, नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड, उसमें भी क्युमुलेटिव नॉन क्युमुलेटिव के पंगे, चलो ठीक है, डिक्लेयर्ड नॉन डिक्लेयर्ड के पंगे, फिर चलो किसी तरह वो करा, फिर हम डिनोमिनेटर पे वैंस को पे गए, बेटा वैंस को अपने में इतना बड़ा, कभी उसमें स्टॉक स्प्लिट आ जाता है, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट आ जाता है, पीछे जाके एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, आर एरर फैक्टर, मैंने आपको बताया था ना, रेट्रोएक्टिव रिएक्टिव स्टेटमेंट, ठीक है वो सब, फिर उसमें आपको वो मंथ के फैक्टर ऑफ द ईयर लेना पड़ता है, मंथ के फैक्टर है ना, वो आपको करना पड़ता है, तब जाके आपका वो वेटेड एवरेज निकल के आता है, फिर हम लिए होते हैं, कभी कभी बोनस भी आ जाते हैं, तो बेटा इतनी मेहनत से तो हमने वैंस को निकाला, तब जाके आईए से डिवाइड बाय वैंस को करके हमने अपना बेसिक ईपीएस निकाला, इतनी मेहनत से, तो उसके बाद अब आप ये कह रहे हो कि डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट है, हाँ बेटा स्टार्ट है, डाइल्यूटेड ईपीएस में तो बेटा यहाँ से वो तो पहला स्टेप है, अब दूसरा तीसरा स्टेप तो आएगा, दूसरा स्टेप ये है कि आपको सबकी इंडिविजुअल ईपीएस निकालनी, जिसको हम इंटरमीडिएटरी डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं, जो आपके स्टडी मटेरियल्स में भी गिवन है ये शब्द, पहले वो निकालनी है, फिर आपको तीसरा स्टेप ये है कि आपको फाइंड करना, छाटना है इनमें से डाइल्यूटिव कौन है, एंटी डाइल्यूटिव कौन है, चौथा स्टेप ये है, अब जो डाइल्यूटिव डाइल्यूटिव बचे, एंटी डाइल्यूटिव को तो बाहर करो, क्योंकि उसका तो काम ही उल्टा है, जो डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड बचे उनमें से रैंकिंग करनी है कि इनमें से मोस्ट डाइल्यूटिव कौन सा है, तब जाके लास्ट स्टेप है बेटा फाइनल डीपीएस, इसलिए इसको इस वे में इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, स्टूडेंट्स दिक्कत कंफ्यूज ये हो जाता है, वो कैलकुलेशन बोलते हैं, बेटा कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, कैलकुलेशन कुछ है थोड़ी ना इसके अंदर, जब आपने बेसिक ईपीएस सीख लिया तो ये तो कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन के नाम पे, थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एक एक चीज को कंसेप्ट वाइज समझेंगे, ये आपके किताबों में नहीं लिखा बेटा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसके पीछे पूरा लॉजिक दिया मैंने। अच्छा, तो मैंने आपको बताया, आप ये अगर तीन में से कोई एक भी मिल गया बेटा, तीनों में से एक भी मिल गया तो समझ जाना बेटा फिर काम थोड़ा बढ़ गया है, अब घर 6 बजे नहीं 8 बजे जाएंगे अकाउंटेंट्स, ठीक है, ओके, अब सर ठीक है आपने सब बता दिया, ये डाइल्यूटिव है, अब इनसे मिलवा भी दो, ये कौन कौन से, ये मैं आपसे ऑलरेडी मिलवा चुका हूँ, ये कौन सा डाइल्यूटिव एजेंट्स है, तीन डाइल्यूटिव एजेंट जो आपके एज पर सीएमए यूएसए करिकुलम में दिए गए हैं, वो हैं, पहला कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, दूसरा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, तीसरा है स्टॉक ऑप्शन या वारंट्स, स्टॉक ऑप्शन और वारंट्स बेटा अलग है, इन दोनों को सेम मत मोल लेना स्टूडेंट्स, को स्टॉक ऑप्शन वारंट्स बोलते हैं, नहीं स्टॉक ऑप्शन और वारंट्स, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश वाले और की बात हो रही है, हिंदी वाले और की बात नहीं हो रही, मतलब इन दोनों में से अगर एक भी होगा स्टॉक ऑप्शंस या वारंट्स, तब भी आपका डाइल्यूटेड ईपीएस है, ये तीन आपके पानी है, मतलब ये तीन वाटर्स है, मतलब ये तीन डाइल्यूटिव एजेंट्स हैं, इन तीनों में से बेटा आपको एक भी बैलेंस शीट के अंदर दिख गया, आपको डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना पड़ेगा बेटा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अकाउंटेंट्स को निकालना पड़ेगा, इसका लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका, इसको क्यों निकालना पड़ेगा, मेरे पास लेक्चर को जाके रेफर
कर सकते हैं। मैंने बताया था कि ताकि उथल पुथल ना हो जाए बेटा, है ना, लोगों के बीच में जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ये ना समझे अरे इतनी ईपीएस कम से कम कैसे आ गई। सारा लॉजिक मैंने आपको बताया था, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये तीन पानी है बेटा, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस और तीसरा स्टॉक ऑप्शन वारंट्स। अब जब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल बॉन्ड वाले अगर आपको दिखे, मतलब अगर इन तीनों में से दो डायल्यूटिव एजेंट्स की बात कर रहा हूं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, अगर इन दोनों में अगर ये दो आपको डायल्यूटिव एजेंट दिखते हैं तो यहां पे जो डायल्यूटेड ईपीएस आपकी निकलेगी उसके लिए एक हम मेथड यूज करते हैं जिसको हम इफ कन्वर्टेड मेथड बोलते हैं। इफ कन्वर्टेड मेथड या वॉट, इसका वैसे पूरा नाम है वॉट इफ कन्वर्टेड मेथड, ठीक है, लेकिन आप ये छोड़ो, इसको इफ कन्वर्टेड ज्यादा बोलते हैं, वॉट हटा देते। इसका एक्चुअली मतलब ये अकाउंटेंट्स बोलते हैं व्हाट इफ, क्या हो कि अगर ये अभी कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम मान के चलते हैं ये अभी के अभी कन्वर्ट हो गए। हालांकि अगर आप रियल लाइफ में देखोगे वो कन्वर्ट हो ही नहीं है, वो एज इट इज है, लेकिन अकाउंटेंट्स ये मान लेंगे इन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया, इसलिए इसको इफ कन्वर्टेड मेथड बोलते हैं। लेकिन ये वाला मेथड तभी लगेगा जब कौन से डायल्यूटिव एजेंट होंगे आपके बैलेंस शीट के अंदर, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस। बेटा नाम से ही समझो इस मेथड का नाम क्या है, इफ कन्वर्टेड, मतलब कन्वर्टेड, मतलब जो डायल्यूटिव एजेंट जिनके नाम के आगे कन्वर्टेड कन्वर्टेड लगा ना, ये उस पर लगता है। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल है ना, हाँ, तो ये मेथड उस पर लगेगा। तो आखिरी में क्या बचा, स्टॉक ऑप्शन वारंट, इनमें कन्वर्टेबल शब्द तो कुछ नहीं लिखा, तो ये मेथड उस पर लगेगा ही नहीं। अगर एक डायल्यूटिव एजेंट आपको दे रखा है अब स्टॉक ऑप्शन या वारंट, अब इस वाले डायल्यूटिव एजेंट में जब हम डायल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे इफ कन्वर्टेड मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्टेड वाला तो कोई वर्ड ही नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे जो मेथड हम यूज करते हैं उसे ट्रेजरी स्टॉक मेथड बोलते हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बेटा, वो क्या है जब वो हम बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ में नहीं आता। एक फॉर्मूला रट लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, पता नहीं बेटा क्या क्या, एक्स की वैल्यू कभी निकालेंगे नहीं बेटा, लॉजिक से ही फाइंड कर लेंगे और आंसर इतना मैच आएगा, डेसिमल्स तक सेम आएंगे आपके, डेसिमल्स तक। जो बच्चा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लॉजिक से निकालेंगे, बिना फॉर्मूला आप उससे जल्दी निकाल लोगे, मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, उससे जल्दी निकालोगे, ठीक है। तो हर चीज, क्योंकि हम फॉर्मूला क्यों पढ़े, मेरी बात बताओ, फॉर्मूला तो बेटा बना दिया कि आगे जाके अब अकाउंटेंट्स का टाइम ना यूज वेस्ट हो, है ना, लेकिन जिसने फॉर्मूला बनाया बेटा उसको किसने बताया, उसने भी तो लॉजिक लगाया ना, तो हम उसी माइंडसेट से पढ़ेंगे। तो आपको भी मैं उसका सीधा लॉजिक बता दूंगा जो कि आपकी किताबों में नहीं लिखा हुआ बेटा, ठीक है। चलिए बात आ जाती है फिर से, कौन सा अब हम डायल्यूटिव एजेंट पढ़ रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया बेटा, हम अपने कौन सा डायल्यूटिव, हम कौन सा वाला मेथड पढ़ रहे हैं, इफ कन्वर्टेड मेथड पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था। पहला तीन मैंने आपको यहाँ पे, आपको तीन यहाँ पे तीनों इफ कन्वर्टेड मेथड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली जो डायल्यूटिव एजेंट्स मैंने आप सामने रखे हैं, तीन डायल्यूटिव एजेंट्स मैंने आपके सामने, आंखों के सामने यहाँ पे जो स्क्रीन पर डायल्यूटिव एजेंट्स रखे हैं वो तीन रखे, पहला दूसरा तीसरा, और तीनों के तीनों ही कन्वर्टेबल है, तीनों के तीनों ही कन्वर्टेबल मतलब डायल्यूटिव एजेंट्स है, मतलब पहले दूसरे जो है वो बेटा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, जो तीसरा है वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है, ठीक है। स्टॉक ऑप्शंस वाला नहीं रखा क्योंकि अभी मैंने वो मेथड आपको कराना ही नहीं है। चलिए आ जाइए बेटा स्क्रीन के सामने। अब पहला वाला जो डायल्यूटिव एजेंट है वो मैं आप लोगों को करा चुका हूं, दूसरे वाले डायल्यूटिव एजेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे बेटा डायल्यूटिव एजेंट जो दूसरा वाला है वो है बॉन्ड्स पेबल, ठीक है। आपने क्या करा है, कंपनी है बेटा, उसने क्या जनरल कंपनी, उसने बेटा जनरल पब्लिक से पैसा उठा लिया, है ना, जनरल पब्लिक से उसने पैसा उठा लिया, कितने रेट पे, अच्छा जब भी आप पब्लिक से पैसा उठाओगे, लोन पे कभी भी उधार पे पैसा उठाते हो, आप लोगों को पता है बेटा आपको ब्याज देना पड़ेगा। आप जब भी किसी से उधार लोगे उसके साथ एक चीज गिफ्ट में आती है, वो है ब्याज। एक चीज गिफ्ट में हमेशा आएगी बेटा, ब्याज। अब इसका रीजन क्या है वो आपको सेक्शन बी में ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, पूरा इन डिटेल लॉजिक बताऊंगा मैं आपको, तीन लॉजिक्स बताऊंगा क्यों ब्याज चार्ज किया जाता है उधार पे, तीन लॉजिक बताऊंगा। शायद उसमें से एक दो आपको पता हो, लेकिन वो शायद तीसरा आपको नहीं पता हो, तीसरा क्योंकि वो टेक्निकल है, ठीक है। तो तीन लॉजिक से हम बात करेंगे, लेकिन वहां पे बात करेंगे, अभी कोई फायदा नहीं है बात करने। बॉन्ड्स पेबल पे 2.5%, मतलब आप जब भी किसी से पैसा उठाओगे तो आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ठीक है बातचीत हो गई है 2.5%। अब यहाँ पे बेटा थोड़ी सी मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, एक स्टूडेंट था एक्चुअली, उसने मेरे से पूछा था, पास स्टूडेंट था वो, उसका क्लियर हो गया, तो उसने मेरे से ये पूछा था, देखिए सर ये पे आप देखिए यहाँ पर सिर्फ 2.5% है, बड़े हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स है सर, ये जो है बहुत हाइपोथेटिकल है सर, 2.5%, अरे सर अभी मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालूंगा तो 4% तो मुझे वहीं मिल जाता है, 7-8% तो एफडी पे मिल जाता है, ये बॉन्ड है सर, बॉन्ड, अरे सर एफडी तो बिल्कुल जेन्युइन, अरे बैंक में सबसे पैसा डालना वो सबसे सेफेस्ट होता है, बैंक, उसके उसके ऊपर भी जो सबसे सेफेस्ट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेटा, क्योंकि सरकार थोड़ी ना कहीं भाग सकती, कंपनीज का चलो फिर भी कुछ रिस्क है कि वो भाग जाए, वो खत्म हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए,
लेकिन सरकार का भागी कि बेटा वो तो बिल्कुल 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 सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है सरकार में, ठीक है। इसलिए इसलिए वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है, क्योंकि सरकार को भी पता भाई हम तो बिल्कुल सेफ है, हम नहीं देंगे बिल्कुल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए, तो उस बंदे ने मुझे बोला, उसने बोला देखो सर ये 2.5% बॉन्ड वाले हैं, मजाक समझा हम लोगों को है। अरे मैं 4% तो मुझे मेरा सेविंग अकाउंट ही दे रहा है। अरे 7% तो मुझे कुछ बैंक से बेटा 7% दे देते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको कुछ टाइम तक पैसा डालना होता है और कोई एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी होती है, 5 लाख 10 लाख ऐसे कुछ होती है, तब डालोगे तब वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। उसमें खैर एक कंसेप्ट है फाइनेंस का। तो एफडी आरडी पे डालेंगे तो वहीं पे सर 7 to 8% का रेट मिल रहा है। सर ये 2-2.5% पे हम क्यों डालेंगे, और वो भी 15 साल के लिए? पागल समझाया गया बेटा। उसको मैंने ये बोला इसका रीजन ये है, आपका अप्रोच बहुत अच्छा है। मैंने उसको बोला कि आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है, आपने इतना अच्छा सोचा कि देखिए ये तो बॉन्ड्स पे 2.5% दे रहे हैं, हम तो यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में 4% कमा रहे हैं। बहुत अच्छा आपने ग्रेस करा, और ऐसे ही होना चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, चीजों को समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए, है ना, ऐसे करना चाहिए कि ऐसे देखो हम तो यही तो काम है डिसीजन लेने का, करे या ना करे। लेकिन एक्चुअली वो गलती कहां खा गया बेटा, वो इंडिया से यूएस को कंपेयर कर रहा है। वो ये भूल गया हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो सीएमए यूएसए का है। हम जो बेटा कोर्स पढ़ रहे हैं वो सीएमए यूएसए का, तो यहाँ पे जो मार्केट्स हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो यूएस मार्केट सेंट्रिक है, यूएस फाइनेंशियल मार्केट सेंट्रिक है। जो यहाँ पे आपको वैल्यूज दिए जाते हैं, यहाँ पे जो आपको परसेंटेज दिए जा रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, वो यूएस के हिसाब से दिए जा रहे हैं बेटा, ये आपके इंडिया के हिसाब से नहीं दे रहे। आप नो डाउट यहाँ पे इंडिया में बैठ के पेपर दे रहे हो प्रो मैट्रिक्स में, लेकिन जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, वहां पे जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं, सारे के सारे एज पर यूएस दिए जा रहे हैं। अब ये आपके मन के अंदर ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि देखो सर 2.5% का रेट, क्या है ये सब 2.5% का रेट है, बेवकूफ है ये कंपनी जो 2.5% का रेट दे रही है, वो भी 15 साल के लिए पैसा उठा रही है 2.5% के ब्याज पे। अब 4% तो मेरा सेविंग्स अकाउंट ही दे रहा है, मुझे सेविंग्स अकाउंट ही दे रहा है। तो बेटा आप इंडिया मार्केट से मत कंपेयर करो ना। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंडिया में वही अगर आप बॉन्ड का रेट देखोगे, इंटरेस्ट 9 to 8% है, डिपेंड करता है क्रेडिट रेटिंग्स ऑफ बॉन्ड क्या है, ठीक है। यूएस में बेटा कभी जाएंगे, अगर आप यूएस में कभी जाएंगे, वहां पे अगर आप बैंक का इंटरेस्ट देख लेंगे ना, तो बेटा आप बोलोगे यार हमारे इंडिया में बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। मजाक नहीं कर रहा बेटा, वहां पे तो पॉइंट्स में देते हैं सेविंग्स पे, वहां पे तो खैर सेविंग्स में तो वो देते ही नहीं, अगर देंगे तो बिल्कुल ही पॉइंट्स पे देंगे, बिल्कुल ही पॉइंट्स में देंगे। बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे मिलता है, ज्यादा 1 to 2%, 1 से 2% बेटा वहां पे चार्ज मिलेगा आपका, वहां पे है ही नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट। पूरे नॉर्थ अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए बेटा, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है अकाउंट्स पे, सेविंग्स अकाउंट पे स्पेशली। तो बेटा वहां पे इसलिए बॉन्ड्स पे आपको 2.5% मिल रहा है, आपको बहुत बड़ी बात हो गई। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स पे जाएंगे तो बेटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम वहां पे कितना 2.5 से 3% रेट चल रहा होगा, 4% यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स पे, ठीक है, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। तो बेटा इंडिया मार्केट में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका रीजन है इन्फ्लेशन, इसका रीजन इन्फ्लेशन है, रेपो रेट है। अभी इसका क्या कंसेप्ट है वो सब सेक्शन बी और सेक्शन मैं आपको जब लास्ट सेक्शन पढ़ाऊंगा सेक्शन सी, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। तो बातचीत सारी बेटा यही है, तो आप लोगों को इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि आप अपनी इंडियन मार्केट को यूएस से कंपेयर कर रहे हो। अच्छा एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन आप गलत एनालिसिस भी कर रहे हो। आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है। यहाँ पे हम एग्जांपल जो कोर्स नो डाउट मैं हिंदी में डिलीवर कर रहा हूँ, तो बेटा इसका मतलब ये थोड़ी ना ये इंडियन कोर्स है, ये है तो यूएस कोर्स ही ना बेटा, इसका एग्जिस्टेंस तो यूएस का ही है ना, तो कोर्स यूएस का है। वही अगर आप इंडियन मैनेजमेंट कोर्सेज पढ़ेंगे तो वहां पे आपको यही फिगर्स बेटा 9 से 8% में मिल जाएंगे, सीधी बात है। तो बेटा ऐसे नहीं करना, इससे आप कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने इसलिए आपको ये बताया क्योंकि वो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसके चक्कर में उसके आगे चीजें थोड़ी सी सफर करी, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। आप ऐसा डाउट अभी से ही मैंने आपको बता दिया कि आपके आगे जाके, क्योंकि बेटा सेक्शन बी में आपको फिर बहुत सताएगा ये, अगर आप ऐसे वायरसेस ये जो सोचने लग जाएंगे ना, तो बेटा ये चीजें सेक्शन बी में आपको बहुत ज्यादा सताएंगी। इसलिए मैंने आपको अभी से, अभी आप सोच रहे होंगे सर थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया इसकी वजह से, ये जरूरी है, वरना आप सेक्शन बी में सफर करेंगे इसकी वजह से। इसलिए मैंने आपको अभी से ही इसके लिए बोल दे कि बेटा ये माला माइंडसेट मत लाना, अपने इंडिया से कंपेयर मत करना। आपने देखा होगा कभी बाहर घूमने जाते हैं, वहां के प्राइसेस को इंडिया में इंडिया रुपीज में कन्वर्ट करके करते हैं बेटा, है ना, ये है दिक्कत है। इसलिए आप अभी से इस चीज को आदत छोड़ दो, आप यूएस को यूएस मान के ही चलो, ये वहां के हिसाब से बहुत अच्छा रेट है बेटा, ठीक है। चलिए, और भी फैक्टर्स होते हैं, क्रेडिट रेटिंग, ब्रांड रेपुटेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसकी वैल्यू को बताती है क्या है। खैर वो हम सेक्शन बी में पढ़ेंगे। तो आपने पब्लिक से पैसा उठाया, तो पब्लिक से जब भी आप पैसा उठाते हो तो बेटा उनको बॉन्ड्स देते हो, एक सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा ना आपको, तो आप उनको बॉन्ड्स दोगे और उसके बदले आप उनसे 2.5%, 2.5% उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उनको दे दोगे, ठीक है। 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया, ओके। 15 साल का अमोर्टाइजेशन है, मतलब 15 साल का अमोर्टाइजेशन मतलब 15 साल के लिए आपने पैसा उठाया उनसे,
अब पैसा कब देना है? 2030 में पैसा देना है। इशूड एट पार। इशूड एट पार का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखे है ना, उतने पे ही आपने बेच दिया। मतलब देखिए, ये एक बॉन्ड है, उस पर अगर $1000 लिखा है, तो इसका मतलब इसकी जो शक्ल है, इसकी जो शक्ल है, किसकी शक्ल? बॉन्ड की जो शक्ल है, इसके ऊपर $1000 लिखा है। मतलब अगर इसका सीधा सीधा समझो एमआरपी, मतलब बिल्कुल देसी भाषा में बात करूं ना, किसी को ले चलते फिरते समझाना, मतलब एमआरपी है इस बॉन्ड की। आप किसी चीज का जो प्राइस देते हो कैसे पता करते हो? उसकी एमआरपी पढ़ के। ऐसी ये जो उसके ऊपर लिखा है वो उसकी एमआरपी है। तो जो बॉन्ड होल्डर है उसको कैसे पता इस पेपर की क्या वैल्यू है? कंपनी कुछ भी मुंह खोल के पैसा मांगेगी, अच्छा, वो बॉन्ड होल्डर उतना ही पैसा देगा जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है। तो अगर सर्टिफिकेट के ऊपर पैसा $1 पे उसकी जो वैल्यू लिखी हुई है $1000, इसका मतलब उसकी वैल्यू बॉन्ड की $1000 है, तो वो $1000 देगा। तो अगर एक बॉन्ड होल्डर जो वैल्यू उसके ऊपर लिखे है उतने ही दे देता है, इसे बोलते हैं इशूड एट पार। मतलब जितनी उस पर लिखी हुई है, जितनी उसकी फेस वैल्यू है, उसकी शक्ल की वैल्यू, उतनी ही अगर आपने दे दी है, इसे कहते हैं इशूड एट पार। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, लिखा $1000 है, लेकिन कंपनी $1200 मांग रही और बॉन्ड होल्डर दे दिया है। अब आप बोल रहे हो ये क्या बात करी सर आपने? अरे सर, एक पेन की वैल्यू ₹10 है तो मैं इसके 20 की दूंगा। एक पेन की वैल्यू 10 है तो मैं इसके 20 की दूंगा। बेटा अगर मैं यही बोलूं ये पेन 10 का है, लेकिन वही एक सेलिब्रिटी ने साइन करके दिया है, तो जो आपको कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है जिसको आप एडमायर करते हैं, या कोई भी इन्फ्लुएंसर जिसको आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, उसने उसको साइन करके दे दिया, या उसने उसको यूज करा, उसने अपने पास उसको रखा हुआ है, होगा वो ₹10 का बेटा, ₹10 का, लेकिन उसने यूज करा है। अब आपको वो मिल रहा है, तो आपको अगर वो दिया जाएगा तो क्या वो ₹10 में दिया जाएगा बेटा? ऑक्शन में बिकेगा बेटा नेक्स्ट लेवल में। यही बात है। यही यहां पे भी वही सेम फंडा यहां पे भी लग रहा है। नो डाउट उसकी एमआरपी, उसकी जो शक्ल पे वैल्यू लिखी है वो $1000 है, एक्चुअली उसकी वैल्यू $1000 है, लेकिन मार्केट में 1200 का क्यों बिक रहा है? क्योंकि लोग पागल हैं उस बॉन्ड को खरीदने के लिए। अब इसके रीजंस हो सकते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मार्केट में जो इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है, सोचो 8% चल रहा है, लेकिन ये बॉन्ड 10% दे रहा है। बेटा मार्केट में जो मंदी चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई चल रही है, वो 10% के रेट से चल रही है। मतलब महंगाई जो हर साल बढ़ रही है वो 10% के रेट से बढ़ेगी, सॉरी 8% के रेट से बढ़ेगी। 8% चल रही है सोचो पूरी मार्केट में। लेकिन ये एक नया मार्केट में बॉन्ड आया, इसने कहा मार्केट में कोई नहीं चल रही है महंगाई 8%, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा पैसा 10% के रेट से बढ़ाऊंगा, महंगाई से भी ऊपर 2% दूंगा। तो बेटा आपके पागल नहीं हो जाओगे इस बॉन्ड को खरीदने के लिए? अरे पूरी दुनिया जहां पे आपको महंगा, आपकी इन्फ्लेशन के हिसाब से भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, ये एक नया बंदा आया जो कह रहा है मैं आपको इन्फ्लेशन से भी फाड़ रिटर्न दूंगा। तो आप तो पागल हो जाओगे ऐसे बॉन्ड खरीदने के लिए। लेकिन अब जब पागल हो जाओगे तो आपके जैसे और भी आ जाएंगे, बेटा मैं भी आ जाऊंगा, मैं खुद खरीदूंगा, भाई हमको भी दे दे भाई, है ना? तो हम सब बेटा पागल हो जाएंगे इस बॉन्ड को खरीदने के लिए। तो पागल जब हो जाएंगे तो इससे क्या होगा बेटा, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मार्केट में। बेटा बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना, भाई हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वही बात हो गई, सप्लाई तो लिमिटेड है ना बेटा, सप्लाई तो लिमिटेड है ना, कंपनी ने सप्लाई तो लिमिटेड ही निकाल रखी है ना, सबको थोड़ी ना दे रही है। 1000 है, पूरे सोचो 1 लाख आ गए खरीदने, लेकिन मार्केट में सिर्फ कंपनी ने 50,000 बॉन्ड निकाले, तो बेटा हाथापाई नहीं हो जाएगी खरीदने के लिए? हाथापाई हो जाएगी बेटा उसको खरीदने के लिए, नहीं मैं भी दूंगा, अबे हट, एक दूसरे के ऊपर कूद रहे, नहीं मैं खरीदूंगा ये वो। तो कंपनी सोचेगी अबे देख कितने पागल हो रहे हैं लोग हमारे बॉन्ड के खरीदने के लिए, ये है रौला जमा दिया बेटा। इसलिए यहाँ पे क्या है, कंपनी क्या करेगी, प्रीमियम पे बेचेगी। अरे $1000 में तो सभी खरीदने के लिए रेडी है, अरे 1200 में बेचेंगे लोग, 1200 में भी खरीदेंगे, क्योंकि बेटा नेक्स्ट लेवल रिटर्न है। लेकिन इसके भी ऐसे भी नहीं बेटा आप पागल ही हो रहे हो खरीदने के लिए, हाँ कंपनी जो भी मुंह पे बोल रहे हो वो खरीदो, इसका एक वैल्यू होता है, पहले आपको वैल्यू ऑफ डिमांड निकालनी पड़ेगी, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वाईटीएम रेट देखना पड़ेगा, हर चीज उस तरीके से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, मैं आपको पूरा निकालना सिखाऊंगा कि ऐसे केसेस में आप उस बॉन्ड की वैल्यू आप मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना दोगे। मतलब ऐसी अगर कंपनी आती है मार्केट में, चलो 8% रहा है, लेकिन कंपनी कह रही है 10%, और वो कुछ भी मुंह खोल के मांग रही है, तो बेटा ऐसे नहीं, वो जो भी मांग रही है आप खरीद लेना, कि सर ने बोला था ऐसे बॉन्ड को खरीद लो, नहीं। आपको मैं उस बॉन्ड की पहले वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उससे $1 आपको ज्यादा नहीं देना, वरना आप लॉस में जाओगे बेटा, फिर तो लॉस में जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में थोड़ा सा लिमिटेड वे में दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा इन डिटेल। हमको और ज्यादा मैनेजमेंट कोर्सेज जब जैसे आप अगर इंडियन कोर्सेज में देखेंगे वहां पर और डिटेल में इसकी बातचीत है। चलिए, तो यही मैंने आपको एक हिंट बता दिया, ठीक है। चलिए अभी इसको बोलते हैं एट प्रीमियम, कभी कभी उल्टा भी होता है, डिस्काउंट लिखा $1000 बिग 800 में रहा है, अब बेटा वही बात हो गई, इसका मतलब क्या है, इसकी डिमांड इतनी मार्केट में नहीं है, तभी तो सस्ता में बिक रहा है। अरे कभी कभी क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट की एमआरपी है, लेकिन वो होता है मैक्सिमम, जरूरी थोड़ी ना आप उसके पैसे दोगे, वो मैक्सिमम प्राइस इतना चार्ज कर सकता है बेटा, $30 में भी बिक सकता है वो। इसका क्या रीजन है, वो डिमांड ही नहीं है उसकी मार्केट में।
बस ले सस्ते में ले जा भाई, स्टॉक क्लियर करना है। ऐसी कंपनी के साथ भी है, कंपनी सस्ते में दे देती है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाती है मार्केट के अंदर, और थोड़ा वाईटीएम का पंगे भी होते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो इसे कहते हैं एट पार। मैंने आपको बता दिया क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है एट पार, है ना, इन सब में। अच्छा, अब एक डाउट आया स्टूडेंट का मेरे पास कि सर बातचीत तो ठीक है लेकिन पहचाने कैसे? आपने सर ये बताया कि ये कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस बैलेंस शीट में दिए होते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा ठीक है सर, ओके, लेकिन अब बात ये भी है, पहचाने कैसे? भीड़ में पहचाने कैसे उसको? बैलेंस शीट के अंदर ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर है वो कैसे? मैंने कहा भाई कन्वर्टेबल लिखा होगा, पहचान लियो। उसने कहा सर ये तो आपने बहुत ही सिंपल बोल दिया, ये तो हमको भी पता था। सर ये तो हमको भी पता था कि अगर कन्वर्टेबल आगे लिखा है तो वो कन्वर्टेबल है, वो तो हमको भी पता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है ना सर, पेपर में वो लिखे ही ना कन्वर्टेबल है, सीधा लिख दे बॉन्ड्स। अब बेटा बॉन्ड्स कौन सा, कन्वर्टेबल या सिंपल नॉन कन्वर्टेबल, कौन सा, कैसे माने? कुछ भी नहीं लिखा तो क्या करें? तो मैंने कहा बेटा आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो। मैंने कहा बेटा अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आपको नॉन कन्वर्टेबल अज्यूम करना ना, आपको अंतर्यामी थोड़ी ना हो। आप क्या कोई आईएमए का प्रेसिडेंट अज्यूम नहीं कर सकता? उससे आप पूछ लो, बताओ ये मैंने सिंपल बॉन्ड लिख दिए, बताओ ये कन्वर्टेबल है नॉन कन्वर्टेबल? बेटा वो भी यही बोलेगा नॉन कन्वर्टेबल, क्योंकि अगर ये कन्वर्टेबल है तो कुछ बोल ना कन्वर्टेबल के लिए। तो क्या बोलेगा सर वो, मतलब आगे ये लिखेगा कन्वर्टेबल? मैंने कहा हाँ, लेकिन सर जरूरी थोड़ी ना वो आगे कन्वर्टेबल लिखे, तो बेटा फिर नॉन कन्वर्टेबल है। बातचीत अब क्या है बेटा, जरूरी नहीं है वो आगे कन्वर्टेबल लिखे। बात बिल्कुल वो सही कह रहा है, अगर देखो कन्वर्टेबल है तो वो कन्वर्टेबल लिखेगा, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर पता है क्या करता है बेटा, थोड़ा सा फिल्मी बना देता है क्वेश्चन को। वो थोड़ा सा बताऊं क्या, आपका टाइम ज्यादा लेना चाहता है, वो क्या करेगा, शुरू में पूरी कहानी लिखेगा, आप लोगों को ऐसा लगेगा नॉन कन्वर्टेबल है, लेकिन क्योंकि उसने बॉन्ड से पहले लगाया नहीं, प्रीफिक्स नहीं लगाया ना उसने कन्वर्टेबल का, तो आप ये सोचोगे नॉन कन्वर्टेबल है। लेकिन और बिल्कुल सही बात है, आपको नॉन कन्वर्टेबल ही अज्यूम करना है। अगर उसने कुछ भी गिवन नहीं करा तो बेटा आपको हमेशा नॉन कन्वर्टेबल मानना। मैं आपको बता देता हूँ, तो आप कन्वर्टेबल मान के आ जाओ उस क्वेश्चन को, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल, और वहां पे फिर आपको बेसिक ईपीएस निकालनी है, डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं निकलेगी वहां पे। लेकिन एक लाइन उसने अगर ऐसी लिख दी, मतलब सीधी सीधी बात करूं, अगर वो उस क्वेश्चन के अंदर स्वैप रेशियो आपको दे देता है, तो बेटा वो क्वेश्चन में फिर वो जो बॉन्ड है वो नॉन कन्वर्टेबल नहीं, कन्वर्टेबल है। क्योंकि अगर उस बॉन्ड के साथ उसने चिपका के लिखा है एक स्वैप रेशियो, मतलब एक स्वैप रेशियो दे रखी है, तो बेटा एग्जामिनर कोई, बेटा एग्जाम के टाइम पे एग्जामिनर आपसे पंगे नहीं ले रहा। ये कोई टाइम नहीं है कि वो आपसे प्रैंक करे, मजाक करे। यहां पे एग्जामिनर सीरियस है। अरे वो क्यों अपनी एक लाइन वेस्ट कर रहा है? अगर वो बॉन्ड के साथ उसकी स्वैप रेशियो दे रहा है, तो बेटा यहां पे वो स्वैप रेशियो क्यों दे रहा होगा? इसका मतलब वो जो बॉन्ड है, पर्टिकुलर बॉन्ड, वो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, वो कन्वर्ट हो सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है बेटा, मतलब वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसी बातचीत लिखी हुई, एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन आगे जाके सोचो ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है लिखा ही नहीं होता, तो बेटा ये 101 क्या 200% नॉन कन्वर्टेबल था। कुछ लिखा ही नहीं, अब मैं क्या ज्यूम करूं? अब कुछ लिखा ही नहीं भाई, और क्या करेगा, आगे ऊपर नीचे, ऊपर वाला कन्वर्टेबल है, नीचे वाला भी कन्वर्टेबल है, बीच में नॉन कन्वर्टेबल वाला डाल देगा। लेकिन आपको लिखेगा ये ऊपर वाला भी कन्वर्टेबल है, नीचे वाला भी कन्वर्टेबल है, तो ये बीच वाला भी कुछ कन्वर्टेबल ही होगा, लिखना भूलिएगा स्वैप रेशियो। अच्छा बेटा नॉन कन्वर्टेबल है, हर हर तरीके से मैंने आपको बता दिया। मैंने स्टूडेंट आपको कोई बताएगा नहीं, स्टूडेंट फंसते हैं ना, फंसते हैं, ऐसे ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो यहाँ पे आप फंसते हो, आपको नहीं मानना। आपको बेटा बिल्कुल है, क्योंकि बेटा आप कन्वर्टेबल मान भी लोगे तो मुझे बात बताओ स्वैप रेशियो पे जाके अटक जाओगे। अब कितने में कन्वर्ट होगा? ऐसा कोई, इसका कोई असम्पशन नहीं है दुनिया में कि वो कितने में कन्वर्ट होगा। तो आपको यहाँ पे स्वैप रेशियो अगर उसने गिवन कर दी, तो इसका मतलब प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे ये कन्वर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे उसने स्वैप दे दी ना, इसका मतलब उसने क्यों दे रखे, मतलब ये इतने इतने बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएंगे इतने कॉमन शेयर में, इसका मतलब कन्वर्टेबल है। अरे नॉन कन्वर्टेबल वाला थोड़ी ना इतने कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो पाता है, वो तो उसका तो जन्म भी कन्वर्टेबल डिवेंचर बन के या बॉन्ड बनकर होता है, मरना भी उसका बॉन्ड बन के ही होता है। लेकिन कन्वर्टेबल बॉन्ड में ऐसा नहीं है। जब भी कंपनी इशू करती है, उसका जो लीगल फॉर्म होता है एट बर्थ, हो सकता है बेटा जब कंपनी ने उसको इशू करा तो वो बॉन्ड करके इशू करा, लेकिन हो सकता है बेटा जब वो मरेगा, हो सकता है वो कॉमन स्टॉक बन के हो। इसका ये बताना है। तो यहाँ पे ये कन्वर्टेबल है, तो यहाँ पे लिखा है ईच वन बॉन्ड। अब यहाँ पे हमें स्वैप रेशियो गिवन है, तो बेटा सबसे पहले बताओ, हमेशा एक काम करना, स्वैप रेशियो लिख लेना। तो यहाँ पे लिख रखा है ईच $1,000 बॉन्ड, यहाँ पे लिखा है ईच $1,000 बॉन्ड, मतलब ईच बॉन्ड, मतलब हर एक बॉन्ड जो $1,000 का है, मतलब इस बॉन्ड की पार वैल्यू कितनी है। अब आपको कैसे पता पार वैल्यू कितनी है? 1000। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता इस बॉन्ड की पार वैल्यू कितनी है? अरे बेटा इसे एक पहला ही शब्द लिख के आया है, इशूड एट पार। अरे कंपनी ने पार पे इशू करा है,
पार पे, तो बेटा जब पार पे इशू करो और इसकी वैल्यू $1000 है, मतलब पब्लिक ने इसके बदले कितना पैसा दिया है, मतलब हर एक बॉन्ड पे पब्लिक ने कितना पैसा दिया है, $1000, और लिखा है इशूड एट पार, तो इसका मतलब इसकी पार वैल्यू कितनी है, $1000। जनरली $1000 होती है, ठीक है। एक एक करके होता है बॉन्ड क्वेश्चन करके, चलिए वो आप छोड़िए, वो क्या कंसेप्ट क्या है, चलिए ठीक है। इशूड एट पार, क्योंकि इशूड एट पार लिखा हुआ है, इसका मतलब बॉन्ड इशूड एट पार पे, और हर एक बॉन्ड की वैल्यू, एक बॉन्ड की वैल्यू $1000 है, तो बेटा मतलब पब्लिक ने एक बॉन्ड के बदले कितना पैसा दिया, $1000, और एट पार इशू है, तो बेटा पार पे है ना। अरे ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, तो ए इज इक्वल टू सी है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो यहां पे बॉन्ड की हमने इस रूल से निकाली कि बॉन्ड की जो पार वैल्यू है $1000, ओके। तो हर एक बॉन्ड जिसकी वैल्यू $1000 है, उसको हाँ 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 भाई समझ गए, साइड रखो $1000। अब आप सीधा पढ़ो, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 23 कॉमन शेयर। मतलब अगर एक एक बॉन्ड होल्डर अपने आप को बोले कि भाई साहब मुझे कन्वर्ट होना है, मतलब कन्वर्ट होना है, मतलब अगर वो अपना एक बॉन्ड कंपनी को देना चाहे, कि बोले कि भाई साहब मेरा एक बॉन्ड लो और मुझे कन्वर्ट कर दो, उसके बदले उसको कितने, मतलब वो स्वैप करना चाहे एक बॉन्ड को कॉमन शेयर से स्वैप करना चाहे, तो कितने उसको मिल जाएंगे, 23 कॉमन शेयर्स मिल जाएंगे उसको, 23 कॉमन शेयर्स मिल जाएंगे। ये है एक तरीके से करेंसी। बेटा ये कोई, ये हमारा अपना वर्ड है, इसको पेपर में मत लिख के आ जाने, कोई करेंसी थोड़ी ना है। मतलब ये करेंसी है। जैसे अगर आप बेटा कॉमन शेयर्स खरीदना चाहो, सोचो आप बिल्कुल ही एज अ फ्रेशर कॉमन शेयर्स खरीदोगे, तो आपको उस कॉमन शेयर के पैसे देने पड़ेंगे ना बेटा, जितनी उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर वही आपके पास एक बॉन्ड भी है, तो आप एक बॉन्ड कंपनी को देके स्वैप कर सकते हो, मतलब एक बॉन्ड कंपनी को दिया और वहां पे 23 कॉमन शेयर्स ले लिया, मतलब 23 कॉमन शेयर्स एक बॉन्ड के रुपीस क्या है, एक बॉन्ड के बदले हैं। मतलब अगर एक नया बंदा होता, आपका एक दोस्त है, उसको कंपनी के 23 कॉमन शेयर्स खरीदने, तो उसको 23 कॉमन शेयर का पैसा देना पड़ेगा। लेकिन वही आपके पास अगर एक बॉन्ड है, तो आपको पैसे ना देके आप सीधा एक बॉन्ड दे दो। बात तो वही है, इक्को गल है बेटा, दोनों इक्को ही बात है। तो यहाँ पे वन बॉन्ड इज इक्वल टू 23 कॉमन शेयर है, तो एक तरीके से करेंसी वाली बातें हो गई। तो ये स्वैप रेशियो। अच्छा, ऐसे कर करके आपने कंपनी से टोटल, वैसे कितना आपने पब्लिक से टोटल पैसा कितना उठा लिया, $3 लाख। आपने बेटा बॉन्ड इशू करे होंगे, बॉन्ड इशू करके बेटा आपने कितना पैसा उठा लिया, $3 लाख उठा लिया। कितने ब्याज पे, 2.5% के ब्याज पे, 15 साल के लिए 2030 में पेमेंट दे दी जाएगी। और हर एक, अच्छा, और एट पार इशू करा था, और हर एक बॉन्ड की वैल्यू $1000 है। तो यहाँ पे अब हमको निकालनी है उसकी इंटरमीडिएटरी डायल्यूटेड ईपीएस। यार मैं बात करूं तो उसकी इंडिविजुअल डायल्यूटेड ईपीएस आप लोगों को निकालनी है। लेकिन मुद्दा ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। मुद्दा ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, मतलब ये जो बॉन्ड होल्डर है पर्टिकुलर, जिसने कंपनी को $3 लाख दे दिए, तो कंपनी ने उसको उसके बदले कितने बॉन्ड दिए। अरे बॉन्ड्स भी तो होंगे ना इसके पास। हर एक बॉन्ड $1000 का है, और इसने कंपनी को $3 लाख दे दिए, तो बेटा इसने टोटल कितना पैसा उठा लिया, कितने बॉन्ड्स मतलब इसने ले लिए। बेटा यहाँ पे वही बात कर लेते, यूनिटरी मेथड है। अरे यूनिटरी मेथड है, हर एक बॉन्ड, मतलब अगर कंपनी, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, अगर ये कंपनी को, मतलब अगर कंपनी इससे, अगर बेटा कंपनी इससे $1000, अगर कंपनी इससे $1000 उठाना चाहती है, अगर कंपनी, मैं एक कंपनी हूं, आप एक बॉन्ड होल्डर हो, मैं आपसे $1000 उठाना चाहता हूं, ठीक है, आपने मुझे दे दिए, तो मैं आपको कितने बॉन्ड दूंगा, एक बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, $1000। तुम आप मुझे एक बॉन्ड दोगे। लेकिन मैंने आपसे $1000 नहीं उठाया बेटा, मैंने आपसे $3 लाख उठा डाले। तो आपको अब मैं कितने बॉन्ड दूंगा, $1000 उठाने के लिए एक बॉन्ड दूंगा, तो $3 लाख के लिए कितना। तो यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप की मदद से या यूनिटरी मेथड की मदद से हम निकाल लेंगे अपना आंसर, या नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो ये लो बेटा आंसर आ गया। इसको लेट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू एक्स मान लू, लेट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ये लो एक्स। तो यहाँ पे आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 3 लाख अपॉन 1000, ठीक है। ये थर्ड फोर्थ क्लास का कंसेप्ट है बेटा, आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पे आ गया 300, तो यहाँ पे आ गया द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू 300। मतलब यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आई है वो 300 निकल के आई है। मतलब आपके पास, मतलब मैं जो कंपनी हूं, मैंने आपसे जो $3 लाख उठाए हैं, उस $3 लाख के बदले मैंने आपको कितने बॉन्ड्स दे दिए, 300। अब आपके पास बेटा आ गए 300 बॉन्ड्स। अब आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मेरा मन हो गया कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट होने का। मैंने कहा क्यों। आपने कहा देखिए सर मेरा एक दोस्त है, वो आपकी कंपनी में एज ए कॉमन स्टॉक है, शुरू से कॉमन स्टॉक ही है। अरे शुरू से ही कॉमन स्टॉक है, मैं तो फिर भी अभी डिवेंचर हूं, आगे जाके कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो जाऊंगा। लेकिन वो तो उसका जब वो तो पैदा ही हुआ था, वो तो पैदा ही कॉमन स्टॉक बन के हुआ, मैं तो फिर भी पैदा कैसे बॉन्ड होल्डर बन के हुआ, वो कॉमन स्टॉक बन के है। तो मैंने उसको देखा, मैंने अपने दोस्त को,
मैं 2.5% लेके खुश हो रहा हूँ सर। बहुत उछल रहा था कि देखो मैं तो लॉस में भी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लॉस में भी कमा रहा हूँ, तुम तो देखो तुमको डिविडेंड मिले ना मिले। सर मैं उसमें बहुत हंस रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कभी वो गाड़ी ले रहा है, कभी बाइक ले रहा है, कभी टीवी ले रहा है, कभी घर ले रहा है, भाई साहब क्या क्या इतना पैसा कहां से आ रहा है, तो भाई साहब इतना डिविडेंड उसको मिल रहा है। दूसरा, डिविडेंड तो छोड़ो सर, चलो डिविडेंड भी छोड़ो सर, उसकी मार्केट वैल्यू बड़ी पे बड़ी जा रही है, उसका शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है। उसने जो आपका कंपनी का शेयर $100 में खरीदा था, आज उसकी वैल्यू $1000 हो गई है, 10 टाइम्स हो गई है। मतलब उसने जो चीज इन्वेस्टमेंट $100 की खरीदी, आज वही मार्केट में $1000 का बेचेगा तो 900 का मुनाफा आ गया, उसको गेन हो गया $900 का। तो सर ये तो बहुत सही चीज है, और हम यहाँ पे 2.5% लेके खुश हो रहे हैं, और वो भी 15 साल तक। तो सर हमने कहा भाई साहब हम तो बहुत ही घोर अंधकार के उस परसेप्शन पे जी रहे हैं, इस नोशन पे जी रहे हैं कि भाई साहब पता नहीं क्या हो गया। तो आप एक काम करिए सर, हमको भी कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट होने दीजिए। हम अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये राइट है, हम नॉन कन्वर्टेबल जैसे नहीं है, हम स्पेशल है। हम है तो बॉन्ड होल्डर हम भी, लेकिन हमारे पास एक राइट भी है, हमारे पास एक क्लॉज है कि हम कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सर आप हमको भी कन्वर्ट कर दो कॉमन स्टॉक में। मैं कंपनी हूं, मैंने कहा ठीक है हम कन्वर्ट कर देते हैं आपको कॉमन स्टॉक में, लेकिन वही बात है, करेंसी के हिसाब से करेंगे। जो बातचीत हम लोगों ने करी थी, जिस स्वैप रेशियो हमने डिस्कस करी थी सर, उसी वे में करूंगा। मतलब मैंने आपको सीधी सीधी बात बोली थी, आप टेबल पे बैठे हो मेरे सामने, मैं यहां पे बैठा हूं, मैंने भाई बातचीत वही है, वही डील वही है, डील वही है भाई। एक बॉन्ड आप मुझे दो, जैसे ही आप मुझे एक बॉन्ड दोगे मैं आपको उसके बदले 23 कॉमन शेयर दूंगा। अच्छा आपने कहा ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं आपको एक बॉन्ड दूंगा तो आप मुझे 23 कॉमन शेयर दोगे। मैंने कहा हाँ डील वही है, ठीक है। तो आप कह रहे हो भाई साहब एक बॉन्ड क्या, मैं आपको पूरे 300 बॉन्ड दे रहा हूं, आपने मुझे बोला, आपने ठीक है, मैंने कहा ठीक है 300 बॉन्ड। अगर मैं आपको एक बॉन्ड के बदले 23 कॉमन शेयर दे रहा हूं, अगर आप मुझे एक बॉन्ड देते हो, मैं आपको उसके बदले 23 कॉमन शेयर दे रहा हूं, यहां पे बात अपने माइंड के अंदर लॉक रखो, लॉक रख ली, ठीक है। अब आप मुझे अगर एक नहीं 300 बॉन्ड दोगे, तो मैं आपको उसके बदले कितने कॉमन शेयर दूंगा, इसको भी एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो। तो यहां भी यूनिटरी मेथड की मदद से निकालेंगे बेटा, बच्चे फॉर्मूला यूज करते हैं, बच्चे इन दोनों का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्यों करते हैं, नहीं जरूरत है, पता नहीं क्यों करते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक है। चलिए तो x इज इक्वल टू बेटा, इसको यहां पे लेगा तो 300 इंटू 23, ये आ गया बेटा 6900। तो यहां पे मैं आपको 300, जब आप मुझे, अगर आप मुझे अपने जितने, आपके पास अभी कितने बॉन्ड्स थे बेटा, कितने बॉन्ड्स थे आपके पास, 300 बॉन्ड्स थे ना, अगर वो मुझे, आप मुझे 300 बॉन्ड्स दे देते हो, तो मैं आपको उसके बदले कितने कॉमन स्टॉक दे दूंगा, 6900। तो यहां पे आपने मुझे 300 के 300 बॉन्ड्स दे दिए। अब बेटा जैसे ही आप मुझे 300 बॉन्ड्स दे दोगे, तो अब आप बॉन्ड होल्डर सीज टू एग्जिस्ट हो जाओगे, क्योंकि बेटा जो चीज आपके, बेटा उपाधि करके तो होती है ना, आपके पास जिस चीज पे डेजिग, जब तक आपके पास वो चीज है तब तक आपको बोला जाएगा ना। आप जब आप स्कूल में, आपको स्टूडेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप उस स्कूल में एडमिटेड होते हो, एडमिशन होता है आपका। आप 12th क्लास में आप पेपर देते हो, आपके पास आईडी कार्ड है, तभी आप स्कूल में स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट बोले जाते हो ना, जो भी आपका स्कूल है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में पास आउट हो गए, आपके नाम के आगे एक्स लग जाता है, अब आप स्कूल में स्टूडेंट नहीं है। क्यों, तब क्योंकि जब तक आप थे तब तक आप ऐसी, इस कंपनी में आपके पास एक पोजीशन है बेटा, सोचो आपको एक पोजीशन मिली है बेटा, आपको उस डेजिग्नेशन से बुलाया जाता है। सोचो आप एक मैनेजर, आप एक मैनेजर पोजीशन में, जनरल मैनेजर में, आपको जनरल मैनेजर क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप उस कुर्सी में एज अ जनरल मैनेजर बैठे हो, आपकी वो पोजीशन जनरल मैनेजर की। आप वो जनरल मैनेजर की पोजीशन छोड़ दो, आपको कोई जनरल मैनेजर नहीं बोलने वाला बेटा, कोई नहीं बोलेगा, जो आपका नाम था सिर्फ वही बोला करेंगे लोग आपको। एक्चुअली उस पोजीशन की वजह से आपको बोला जा रहा है, यही यहाँ पे भी है। आपको बॉन्ड होल्डर क्यों बोला जाता है, आपको बॉन्ड होल्डर क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि आप बॉन्ड सर्टिफिकेट लेके बैठे हो। लेकिन वही अगर मैंने आपकी पोजीशन, आपका अधिकार, मतलब आपसे मैंने आपके बॉन्ड्स अगर ले लिए, तो मैं आपको क्या बॉन्ड होल्डर बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। क्या बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप कुछ भी नहीं हो। आप बोलोगे है सर कॉमन स्टॉक बोलो ना, बेटा कॉमन स्टॉक तो तब बोलूंगा ना जब आपको कॉमन शेयर दे दूंगा, अभी दिए नहीं है, अभी सिर्फ आपके 300 कॉमन शेयर ले लिए हैं। बेटा जैसे ही आपके 300 कॉमन शेयर ले लूंगा, अब आप कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, सीज टू एग्जिस्ट हो गए। क्योंकि जब तक आपके पास वो उपाधि थी, जब तक वो आपके पास डेजिग्नेशन थी, जब तक आपके पास वो बॉन्ड सर्टिफिकेट था, तब तक ही तो आप अपने आप को वो बॉन्ड होल्डर बोल रहे थे। लेकिन अब आपने मुझे वो 300 बॉन्ड्स दे दिए, जैसे ही आपने दे दिया अब आप कुछ भी नहीं हो। लेकिन अब मैंने उसके बदले आपको एक नई डेजिग्नेशन दी, अब मैंने आपको दे दिए उसके बदले 6900 कॉमन शेयर्स। मैंने आपको 6900 कॉमन शेयर्स जैसे ही दिए, अब आपके पास एक नई चीज आ गई, एक नई पोजीशन आ गई। अब आपको, लेकिन मैं बॉन्ड होल्डर नहीं बोलूंगा, कॉमन स्टॉक होल्डर बोलूंगा, क्योंकि आपके पास कॉमन स्टॉक, बेटा आप जनरल मैनेजर की पोजीशन पे हो, तो क्या मैं आपको वीपी बोलूं, वाइस प्रेसिडेंट बोलूं,
वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन लेनी पड़ेगी, तो जो आपके पास पोजीशन है वही तो आपको बोलना पड़ेगा। सोचो जनरल पोजीशन आपसे ले ली मैंने, जनरल मैनेजर की पोजीशन हटा के मैंने आपको वीपी के प्रेसिडेंट की पोजीशन दे दी, तो आप वीपी बोलूंगा ना मैं आपको। ऐसी यहां भी है, आपसे बॉन्ड होल्डर की पोजीशन लेके अब आपको कॉमन स्टॉक की पोजीशन दे दी। कैसे दी? कॉमन स्टॉक का सर्टिफिकेट देके, कॉमन शेयर दिए, मैंने आपको शेयर दे दिए ना 1600, तो आप शेयर होल्डर बोले जाओगे, अब आप बॉन्ड होल्डर नहीं बोले जाओगे। यहां पे अब आप कॉमन स्टॉक होल्डर बन गए हो ऑफिशियली, मतलब अब आप अभी उसी दोस्त की टीम में ज्वाइन कर सकते हो जो वो कॉमन स्टॉक बन के कॉमन स्टॉक करके घूम रहा है ना, मालिक को। अब आप भी अपने आप को प्राउडली मालिक बोल सकते हो इस कंपनी का। ये है। तो आपकी कौन सी स्कीम थी? कन्वर्टेबल वाली स्कीम थी। कुछ लोग खरीद के आए डायरेक्टली शुरू से, जब वो कॉमन स्टॉक खरीदते हैं, जैसा आपका दोस्त था आप, लेकिन आप ऐसी वाली स्कीम में नहीं हो, आप सीधा कन्वर्ट वाले हो स्कीम में आए हो, कन्वर्जन स्कीम। यही है। तो यहां पे बेटा मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन अब यहां पे एक कैच है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो है कैलकुलेशन की। नो डाउट बेटा आप मालिक तो बन गए, मालिक अब बन गए, लेकिन मालिक बन के आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, क्योंकि देखिए आपके दोस्त को प्रॉफिट मिलेगा तो मतलब डिविडेंड मिलेगा, अब आप भी डिविडेंड मिलेगा क्योंकि आप भी मालिक बन गए हो। लेकिन बेटा आपका पास्ट आपको डिविडेंड लेने देगा नहीं। आपका दोस्त आराम से डिविडेंड खाएगा, लेकिन आप नहीं खा सकते। आपने कहा क्यों सर, अब तो मैं मालिक बन गया। वही है ना पास्ट, वो पीछा नहीं छोड़ रहा। क्यों बेटा? आप कभी जमाने में थे बॉन्ड होल्डर, तो जब आप बॉन्ड होल्डर थे तो आपने खा लिया होगा ब्याज 2.5% का, क्योंकि आप बॉन्ड होल्डर थे। आपने कंपनी को बोला हमारा 2.5% निकाल, आपकी कंपनी ने मुझे बोला आपने 2.5% दे चल, तो मैंने आपको 2.5% दे दिया। तो बेटा आप तो वो ब्याज खा गए। अब आप ब्याज खा गए, उसके बाद आप कन्वर्ट हो गए कॉमन स्टॉक में। अब आप बोल रहे हो मुझे डिविडेंड में, अब मुझे प्रॉफिट का हिस्सा भी दे। तो यहाँ पे आपको बातें कुछ अजीब सी नहीं लग रही बेटा? पहले आप इंटरेस्ट भी खा रहे हो बॉन्ड होल्डर बन के, फिर वही आप कॉमन स्टॉक बन के आप प्रॉफिट भी खा रहे हो, तो आपको तो दो दो चीजें मिल रही, मतलब एक ही प्रॉफिट में से आपको दो दो चीजें मिल रही हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट इज द, आपको पता है ना, प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ बोथ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो पहले मतलब एक ही प्रॉफिट में से आपको दो दो चीजें कैसे मिल गई? ये तो गलत है बेटा, ये तो रियल लाइफ के सिद्धांत से बाहर है। एक ही प्रॉफिट में से एक ही बार आपको मिलेगा, दो बार थोड़ी ना मिलता है। तो ये तो आप सही है बेटा, ऐसे तो सारे करे, पहले सब कन्वर्टेबल बन जाए, पहले तो सब बॉन्ड होल्डर बनेंगे, पहले ब्याज खाएंगे, फिर अपने आपको कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट करके प्रॉफिट खाएंगे। ऐसे तो कंपनी लूट जाएगी बेटा। दूसरा लॉजिक बेटा, जब आप कॉमन स्टॉक की टीम में जाओगे, वो आपको नजर से ऐसे देखेंगे कि जैसे भाई ये कौन आ गया, हमारा खाना खाने आ गया। वो आपको इसी नजर से देखेंगे कि भाई हम अपना खाना तो खा के आई, अब हमारा खाना भी खा के आ गया, अब आपकी वहां पे पिटाई हो जाएगी। सीधी बात है। तो इन चीजों को अवॉइड करने से, अवॉइड करना पड़ेगा। यहाँ पे दो दो मजे नहीं होंगे। आपने जो वो बेटा ब्याज खा लिया था ना, वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो उसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो टेक्निकल रीडिंग आप लोगों को करते रहनी है बेटा अपने स्टडी मटेरियल की, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।